नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आप सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस शेयर करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। वसीम मलिक, एज 60 ईयर्स। इनको एडेनोकार्सिनोमा ऑफ लंग, मतलब फेफड़ों का एक कैंसर, एक प्रकार का कैंसर हो गया और ये कैंसर फैला और सबसे पहले फैल करके रीढ़ की हड्डी में गया। इनफैक्ट इनको मेन कंप्लेन ही बैक पेन की थी। इन्होंने अपने आप को रांची में दिखाया और वहाँ पे जब बैक पेन के लिए एमआरआई कराया गया तो पाया गया कि ये तो एक प्रकार के कैंसर जैसा लग रहा है। फिर उसकी खोजबीन की गई तो पाया गया कि वो छाती में है और फिर ये अपनी तकलीफ़ के साथ हमारे पास आए। जब तक ये हमारे पास आए 1 महीना बीत चुका था और ये पैरालाइज हो चुके थे, अर्थात कमर के नीचे से पैर चलना बंद हो चुके थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें टेक्निकल चैलेंजेस हैं, मेडिकल चैलेंजेस हैं और एथिकल चैलेंजेस हैं। मैं सबसे पहले एथिकल चैलेंज को अटेंड करता हूं जो मैंने फेस किया। ऑब्वियसली ये एक मेटास्टैटिक ट्यूमर है, मतलब पूरे शरीर में फैल चुका है। तो कितना जीवन शेष है ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये जानने के लिए पेट स्कैन कराया एंड टू आवर डिसअपॉइंटमेंट हमने पाया कि ब्रेन मेट्स हो चुके हैं, अर्थात दिमाग में भी मेटास्टेसिस, सिर्फ स्पाइन में ही नहीं दिमाग में भी ये ट्यूमर जा चुका है। ऐसा होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने मन में ये डिसीजन लिया कि वी विल नॉट बी ऑपरेटिंग हिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीवन शेष नहीं है। बट नॉनदलेस हमने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह ली। उन्होंने बताया कि हमें इनकी सीटी गाइडेड बायोप्सी करनी चाहिए। सीटी गाइडेड बायोप्सी की बेसिस पे क्वांटिफाई करना चाहिए कि ये कौन सा ट्यूमर है, क्योंकि कुछ एडिनोकार्सिनोमास की लॉन्ग टर्म सर्वाइवलशिप अच्छी है दवाइयों से, कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से। हमने इनकी सीटी गाइडेड बायोप्सी की लंग की और ये पाया कि इनमें जो वेरिएंट है उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवलशिप अच्छी है। तो वी रिवाइज्ड आवर डिसीजन। हमने डिसाइड किया कि अब इनको सब्जेक्ट किया जाएगा सर्जरी के, ताकि ये पैरालाइज होकर बिस्तर पे ना पड़े रहें और जो भी कुछ उम्मीद हो कॉर्ड कंप्रेशन को हटाने से जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट इनको दिया जाए। पर अब हमारे सामने आए मेडिकल और टेक्निकल चैलेंजेस। एज 60 प्लस है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और साथ में आप यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये L5 वर्टिब्रा है जो कि फ्रैक्चर होकर के पीछे चली गई है और कॉर्ड में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जहाँ पे हमें स्क्रूज डालने हैं स्टेबलाइजेशन करने के लिए, यानी कि S1 में तो कम है, लेकिन S2 एंड डाउनवर्ड्स आप देखेंगे कि ट्यूमर ने इनको खोखला कर दिया है। तो देयर इज़ अ चैलेंज कि हम कंप्रेशन अगर निकाल देते हैं तो हम स्पाइन को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि जहां हमें स्क्रू डाल के स्टेबलाइज करना है वो एरिया भी एफ्लिक्टेड है। तो इसको करने के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि ये L4 वर्टिब्रा में रेगुलर पेडिकल स्क्रूज जा रहे हैं, S1 वर्टिब्रा में रेगुलर पेडिकल स्क्रूज जा रहे हैं और ये S2 सेक्रल अला स्क्रूज सीधे सीधे पेल्विस में जा रहे हैं। ये एक बहुत ही रेयरली डन एंड स्पेसिफिक टेक्निक है स्पाइनोपेल्विक फ्यूजन की। मॉडल के हिसाब से मैं अगर आपको समझाऊं तो हमने ट्यूमर का दबाव यहाँ से हटाया। यहाँ ये हाई ग्रेड ESCC ट्यूमर बोलते हैं, यानी एपिड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन ट्यूमर्स। ये बहुत ज़्यादा दबाव कर रहे हैं, तो मेरे इसको हटाने के बाद हमारे न्यूरोसर्जन माइक्रोस्कोप में देख करके पूरे स्पाइनल कॉर्ड नर्व रूट्स को माइक्रोस्कोपिकली फ्री करते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे और यहाँ पे पेडिकल स्क्रूज डालते हैं L4 में, हम नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रूज डालते हैं। पर अब क्योंकि नीचे के वर्टिब्रा ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं ट्यूमर से, तो हम यहाँ स्क्रू तो नहीं डाल सकते और हमें डालना ज़रूरी है, तभी हम स्टेबल फिक्सेशन दे पाएंगे। तो हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे स्क्रूज ना डाल करके घुसते तो यहाँ से हैं और फिर सीधे हम पेल्विस में घुसते चले जाते हैं।
तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिमांडिंग टेक्निक, क्योंकि आप कुछ देख नहीं सकते, ये सिर्फ लाइव एक्सरे में होता है। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस इन द सेंस कि नीचे मेजर वेसल्स हैं जिनमें से किसी की भी इंजरी होते ही लाइफ रिस्क है, सामने आपका एस्टेबुलर जॉइंट है, और किसी भी तरफ से अगर आप बाहर आते हैं तो आपकी सर्जरी तुरंत फेल हो जाती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्रल अलास। देखिए, स्पाइन की सभी सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पर ये सर्जरी स्पेशली कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ स्पाइन पे सीमित नहीं है, ये पेल्विस में भी जा रही है। और ये कर पाने के लिए हम विजुअली, हमारे पास कुछ नहीं, हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि हमारा इंसिजन यहाँ पे रुक जाता है। ये सब कुछ, ये जो हिस्सा है जहाँ पे ग्रेट वेसल्स हैं, अर्थात खून की बड़ी धमनियाँ हैं, मेजर नर्व्स हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमारे पास समझ पाने के लिए सिर्फ सियामत अर्थात लाइव एक्सरे है। लाइव एक्सरे के साथ भी मल्टीपल चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप एक्सरे में क्या हो रहा है कि आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं। तो हमें इस एक स्क्रू को डालने के लिए हमें चाहिए होता है ट्रू एपी। इस एक स्क्रू को डाल पाने के लिए हमें चाहिए होता है ट्रू एपी, अर्थात हम पेल्विस को ऐसे देख पाएं, ट्रू लैटरल, अर्थात हम पेल्विस को इस डायमेंशन में देख पाएं, प्लस इस एरिया को समझने के लिए हमें ऑब्टुरेटर पेल्विक टीयरड्रॉप व्यू, इनलेट व्यू चाहिए होता है, एंड आउटलेट व्यू चाहिए होता है। अब आप ये समझें कि सियाम को एक बार हमें ऐसे देखना होता है, एक बार घुमा के ऐसे देखना होता है, और एक बार इनलेट व्यू के लिए ऐसे टेढ़ा करना होता है, और एक बार ऐसे टेढ़ा करना होता है। चैलेंज यहीं खत्म नहीं होता। चैलेंज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट को हमने सर्जिकल कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा आड़ा करके लेटाया हुआ है ताकि हम सब कुछ अच्छे से देख सकें। तो परफेक्ट व्यूज लेने के लिए रिपीटेडली आपको सियाम को एडजस्ट करना पड़ता है, और आपके मन में परफेक्ट व्यू कैसा दिखता है वो पता हो, तभी आप बार बार सियाम को एडजस्ट करके वो परफेक्ट व्यू की इमेज ला पाएंगे, और तब जा करके सेफली हर 1 मिलीमीटर बढ़ाने के लिए इस स्क्रू को आपको ये 4 व्यूज रिपीट करने पड़ते हैं, और ऐसी ही प्रक्रिया दोनों तरफ करते हैं, और तब जा करके हम स्पाइनोपेल्विक फ्यूजन अचीव कर पाते हैं। तो ये सर्जरी एथिकली, मेडिकली और टेक्निकली भी बहुत चैलेंजिंग है, और यही चैलेंजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दिस इज एक्सट्रीमली स्टेबल कंस्ट्रक्ट, और इसकी जो खूबसूरती है, जो एडवांटेज है, वो ये है कि पेशेंट अगले दिन से ही मोबाइल हो गया। कॉर्ड कंप्रेशन हटने की वजह से उनको अपना पावर वापस मिला। सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे से वो वॉकर लेकर के चलना शुरू कर दिए, एंड 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे बाय द टाइम ही वाज लीविंग वो अनअसिस्टेड, अनएडेड वॉकिंग करने लग गए। एंड एज अ सर्जन ऑल्सो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट स्पाइनोपेल्विक फ्यूजन करने के बाद कि देयर इज नो चांस दैट दिस कंस्ट्रक्ट विल फेल। तो दिस इज इट, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।